हो गया। कल का क्लास कहाँ तक हुआ था बता सकता है? बताइए। अर्थव्यवस्था की डिफिनेशन, प्राथमिक क्षेत्र खत्म हो गया था। प्राथमिक क्षेत्र देख लिए थे और द्वितीयक क्षेत्र कुछ कर रहे थे, देख रहे थे। और ये पार्ट 5 वीडियो है, ये चैप्टर का कैमा वीडियो है, पार्ट 5। समझ में आया? तो चलते हैं अब हम लोग पार्ट 5 मतलब 3 वीडियो पहले के और 1 वीडियो कल का। क्या हुआ? चलिए पंखा बंद कर दो। पंखा चालू रहता है, गेट भी खोल दो। गेट खोल दीजिए। गेट खोलने से यह है कि जो आवाज़ है ना वो कम गूंजता है। चाबी सही है, पूरा खोल दीजिए गेट। ऐसे जानते हो आवाज़ कम गूंजता है और पता भी चलता है क्लियरली एकदम। क्या हुआ? हाँ कोची के परछाई इस पर ना कोई दिक्कत नहीं है, उतना एडजस्ट कर लेंगे हम, उतना एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। परछाई नहीं आ रहा जाता। चलिए तो हम लोग बिना स्टार्ट करते हैं क्लास। जो नहीं आया है वो अच्छी बात है, और जो आए हैं उसके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो देखिए, कल का क्लास में सब ख़त्म हो गया था ना, ये भी ख़त्म हो गया था, ये भी बता दिए थे, और इधर से ये सब ख़त्म। और उसके बाद आज देखते हैं, ये प्राथमिक क्षेत्र खत्म हो गया है, द्वितीय क्षेत्र से पढ़ना है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र तक बता दिए थे, आज हम लोग देखते हैं द्वितीय क्षेत्र। तो द्वितीय क्षेत्र ज़्यादा हार्ड नहीं है, जितना सोच रहे उतना बिल्कुल हार्ड। देखिए इसमें कहता है कि देखिए द्वितीय क्षेत्र से मतलब है कि जितना भी उद्योग, निर्माण, विनिर्माण का जो कार्य होगा वो कौन सा क्षेत्र में होगा? द्वितीय क्षेत्र। जैसे में कोई फैक्ट्री में चप्पल बनता है, कुछ होता है चप्पल बनता है। देखिए जैसे में हम लोग आलू रोपते हैं, तो आलू रोपना कौन सा क्षेत्र में जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। और आलू को कवार लिए, आलू को कवार के घर पे ले आए। कहाँ ले आए? घर पे। और उसको काट करके और चिप्स बना दिए। कौन सी कर दिए? चिप्स बना दिए। तो बताइए कुछ से चेंज हुआ कि नहीं हुआ? पहले था आलू और अब कुछ हो गया, चिप्स हो गया। जब तक उसको बेचेंगे नहीं, जब तक हमको पैसा प्राप्त होगा नहीं होगा, तो जब तक उसको नहीं बेचेंगे वो द्वितीय क्षेत्र में ही रहेगा। द्वितीय क्षेत्र का मतलब होता है निर्माण, विनिर्माण करना। मतलब जैसे मैं समझिए आप लोग साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल चलाते हैं तो जब टायर में से जो ट्यूब रहता है वो पंचर हो जाता है। तो पंचर होता है तो क्या आप लोग जाकर के ट्यूब बदलवा देते हैं? कौची करते हैं? वो पंचर को बनवाते हैं। तो जो पंचर बनाने वाला व्यक्ति है वो पंचर को बनाता है, ना कि ट्यूब को बदल देता है। तो कौन सा क्षेत्र में है? कुछ बनाया ना, बिगड़ी को बनाना, चाहे नया, पुराना से नया करो, या तो कोई कच्चा वस्तु को उठाओ। जैसे में हो गया कोई चीज़ भी कच्चा उठाइए, कच्चा मतलब खेती बाड़ी से कच्चा माल उठा करके और उसको निर्माण, विनिर्माण के लिए किया जाता है। देखिए जिसमें लिखा है इसमें कारखानों को शामिल किया जाता है। कारखाना में ही तो सब कुछ बनता है, चप्पल हो गया, जूता हो गया, साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, और कुछ बताइए। यहाँ पे कार है, यहाँ पे जो कार है कौन सा क्षेत्र में है? देखिए तो यहाँ पे सब बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे आप सब मिस्त्री अपन कारनामा दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ बना रहे हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी तेल का निर्माण हो रहा है। तो बताइए सबसे पहला बात कि तेल का उत्खनन कौन सा क्षेत्र में जाएगा? तेल हम लोग समुद्र से निकालते हैं तो कौन सा क्षेत्र में है? प्राथमिक क्षेत्र, क्योंकि वो सीधे प्राकृतिक पर निर्भर है। अब वहाँ पे कितना तेल निकलेगा नहीं निकलेगा ये हमारे हाथ में है? हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है। वो तो किसके हाथ में है? प्रकृति के हाथ में। जब तेल निकल जाता है तो क्या देखिए, जब समुद्र से तेल निकल गया यहाँ से डायरेक्ट, क्या हम लोग डायरेक्ट अथी में डाल देते हैं? गाड़ी में। डायरेक्ट गाड़ी में नहीं डलाता है। तेल निकलता है जब बहुत ही ज़्यादा कचरा रहता है, बहुत ही ज़्यादा कुछ रहता है, गंदा रहता है, उसको पाइप के माध्यम से उसको लेके जाया जाता है सप्लाई करने के लिए। तो जहाँ पे तेल का निर्माण से विनिर्माण हुआ उसमें कौन सा क्षेत्र में जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में। तेल का विनिर्माण हुआ कि नहीं हुआ? देखिए जिसमें यहाँ एक मान के चलिए कि तेले है, कौची है?
ये पंप से इधर से आ रहा है, सब इधर से घूम रहा है, और ट्रंक लगल है बड़ा बड़ा, और सब तेल को कुछ कर रहा है, साफ करने का काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? तो बताइए प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र समझ में आ गया। इसे पूरा डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? इसमें कारखानों को शामिल किया जाता है, इसमें निर्माण तथा विनिर्माण होता है। निर्माण तथा विनिर्माण, इसमें नया चाहे पुराना से नया बनता है, चाहे तो वही चीज़ को दोबारा बनाया जाता है। ठीक है, इसमें कहता है यह प्रथम क्षेत्र से कच्चा माल लेता है। अब इसका मतलब क्या होता है? प्रथम क्षेत्र से कच्चा माल उठाता है, इसका मतलब क्या है? बोलिए। इसका मतलब कहता है कि जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र से कुछ उठा सकता है, कोई भी कच्चा माल उठा लीजिए। जैसे मान के चलिए हम लोग गेहूँ उठाते हैं, तो गेहूँ कौन सा क्षेत्र से आया है? प्राथमिक क्षेत्र से। और गेहूँ से हम लोग कुछ कर सकते हैं, बिस्किट बना सकते हैं। कुछ बना सकते हैं, बिस्किट। तो बताइए बिस्कुट कौन सा क्षेत्र में जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र में। और अगर हम बिस्किट के बेच देते हैं और उससे हमें कुछ आय प्राप्त हो जाता है, वो कौन सा क्षेत्र में है? तृतीयक क्षेत्र में। अब बताइए कि द्वितीयक क्षेत्र हमारे हाथ में है कि नहीं है? है कि है? देखिए जैसे में हम लोग समोसा का दुकान खोल दिए, कौन सी का दुकान? समोसा। तो उसके लिए आलू चाहिए, तो आलू तो प्राथमिक क्षेत्र से ही आता है। तो देखिए यहाँ पे बात सत्य है कि नहीं कि प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल को उठाया जाता है। उठा रहा है आलू, आलू उठाने के बाद उसको बाग को दिया। अगर देखिए द्वितीय क्षेत्र में हम लोग निर्माण करेंगे, समोसा बनाएंगे, चोखा उखा बना करके, और उसको क्या करेंगे? भर देंगे। रात भर में हम जितना भरल चाहेंगे उतना भर सकते हैं। और सवेरे होते के साथ छान करके लो 5 रुपये दो, इधर से लाओ, इन्हें से 10 रुपये दो, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? द्वितीय क्षेत्र हमारे हाथ में है कि नहीं है? रात भर में अगर हम 2000 समोसा छान लेंगे तो 2000 छाना जाएगा। अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात कर जाए तो रात भर में हम लोग 2 बीघा आलू कबार लेंगे? कबार सकते हैं कभी भी? रोपेंगे तो उसके लिए टाइम चाहिए, 4 महीना 3 महीना उसके लिए। पहले आलू को रोपो, फिर सोहो, फिर कोड़ो, फिर भरो, उसके बाद कबारो, है ना लंबा प्रोसेस एकदम। सबसे अच्छा होता है प्राथमिक तृतीयक क्षेत्र, लेकिन द्वितीय क्षेत्र भी पढ़ रहे हैं, इसलिए द्वितीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखो अंतिम वस्तु में परिवर्तन करता है। अंतिम वस्तु में परिवर्तन करने का मतलब समझिए, जब हम लोग यहाँ से उठाएं गेहूँ, तो गेहूँ से बिस्किट बनाएं, क्या बिस्कुट से भी आप कुछ बन सकता है? बताइए। पार्ले जी आ गया, पार्ले जी तो आटा का बनता होगा, आटा मतलब गेहूँ, तो पार्ले जी अंतिम हो गया। क्या पार्ले जी को बदल करके आप कुछ बना सकते हैं? पार्ले जी का एक पैकेट लाते हैं और क्या हम उसको कुछ बना सकते हैं नया चीज़ उससे जो समाज के काम आ सके? कुछ भी नहीं। तो द्वितीय क्षेत्र में एकदम अंतिम हो जाता है उसमें, और इसके बाद सिर्फ उसको बेचना रहता है और उससे कुछ करना रहता है, पैसा प्राप्त करना होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल कौन उठाता है? द्वितीय क्षेत्र की तृतीय क्षेत्र? द्वितीय क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल को उठाता है और उपयोग होने लायक अंतिम अवस्था में उसको ले आता है। देखिए कहता है कि अंतिम वस्तु में परिवर्तन कुछ करता है, कर देता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एक कुछ का जब कार एगो बन गया संपूर्ण रूप से, तो कार द्वितीय क्षेत्र में बनेगा। द्वितीय क्षेत्र में कार बनेगा। आपका यहाँ पर कलेक्टर साहब कार बनाएंगे, सरकारी जॉब कोचिंग हो जाता है, तृतीय क्षेत्र में हो जाएगा ना। तो वो सब इसमें कुछ होता है। देखिए यहाँ पे कार बन रहा है, तो कौन सा क्षेत्र में आएगा? द्वितीय क्षेत्र, क्योंकि निर्माण का काम हो रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ भी कुछ कर रहे हैं, अपन बैटरी लगा रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए ये जो आदमी है कुछ कर रहा है, ये भी कुछ कर रहे हैं, ये अपन काम कर रहे हैं। तो बताइए कौन सा क्षेत्र में काम कर रहे हैं? द्वितीय क्षेत्र में हो रहा है। देखिए वस्तु, इसमें कुछ आता है, वस्तु, उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, यहाँ विद्युत बनना किस क्षेत्र में है? द्वितीय क्षेत्र में। कहा कि विद्युत निर्माण कार्य हो रहा है। अब इसमें देखिए जो लोग इस क्षेत्र में कार्य करते हैं उन्हें कुछ कहता है? नीली कॉलरधारी। कुछ कहते हैं? नीली कॉलरधारी। और जो व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में काम करता है उसे कुछ कहते हैं? उसको कहते हैं लाल कॉलरधारी। क्योंकि देखिए गर्मी में काम करेंगे, धूप में काम करेंगे तब ना चेहरा लाल होगा। तो चेहरा लाल होगा तो कौन सा क्षेत्र में लाल होता है चेहरा? प्राथमिक क्षेत्र में। ताकि प्राथमिक क्षेत्र में हमको धूप में काम करना पड़ेगा। आपका तृतीय क्षेत्र में काम करेंगे धूप में? बताइए नहीं ना। तो उसमें बताइए तो कुछ हो जाएगा इसमें
नीली कॉलरधारी कौन सा कपड़ा पहन के काम कर रहा है? नीला। ये भी कोची पहन के काम कर रहा है? नीला। ये सबको तो कपड़े में नहीं दिख रहा है। तो बताइए, अधिकांश जो वर्कर होता है कौन सा कलर का पहनता है कपड़ा? नीला कलर का मिलता है कंपनी से। ये सब आदमी है, ये सब मशीन है। हाँ देखिए, तो कौन सा क्षेत्र में काम करेगा? नीला। बताइए, नीली कॉलर धारी। MBBI ऑब्जेक्टिव है, याद कर लेना इसे, इसलिए बता रहे हैं। चलते हैं अब हम लोग आगे। ये समझ में आया है तक ना? चलिए, अब आ गया सबसे अच्छा चीज। कौची आता है? तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में कौची कौची आता है बाबू? देखिए, जैसे परिवहन आ गया। परिवहन का मतलब क्या होता है? देखिए, परिवहन का मतलब होता है गाड़ी चलाना। कुछ कर चलाना, गाड़ी चलाना। रेलवे ड्राइवर, एरोप्लेन के ड्राइवर, पायलट होता है ना, वो सब पायलट ना कहते हैं उसको। ड्राइवर मत बोलिएगा, वो पायलट है, वो सब उड़ाते हैं। यहाँ पे कुछ आता है दूसरा में, हॉस्पिटल। तो बताइए, ये जो हॉस्पिटल है कौन सा क्षेत्र में आएगा? तृतीयक क्षेत्र में। तृतीयक क्षेत्र का मतलब जितना भी सरकारी जॉब हो, सरकारी जॉब हो, यूट्यूब संचार हो गया, बिजनेस हो गया, ये सब कौन सा क्षेत्र में? तृतीयक क्षेत्र में आता है। कौन सा क्षेत्र में? तृतीयक क्षेत्र। जैसे में कोचिंग संस्था, हमारा ये जो कोचिंग है ये कौन सा क्षेत्र में चलेगा? तृतीयक क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र समझ में आ रहा है ना? जितना भी साफ सुथरा काम रहे, कौन सा काम रहे? साफ सुथरा। साफ सुथरा से समझ में आता है कि जो क्षेत्र, जो लोग इसमें काम करते हैं, इसे कचू कहते हैं? सफ़ेद पोश। सफ़ेद पोश श्रमिक कहते हैं। सफ़ेद पोश श्रमिक कहते हैं। समझ में आ रहा है तक? यहाँ पे देखिए, दूसरा आता है नेता। नेता जो होता है कहता है कि मैं ईश्वर की शपथ लेकर कसम खाता हूँ कि जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा सब झूठ कहूँगा। अब आपने लूटा, अब दोबारा हमको लूटने का मौका दिया जाए। समझ में आया? ऐसे सबके रहता है। नेता जो लोग हैं 5 साल तक नज़र नहीं आएंगे, लेकिन 5 साल जैसे ही ख़त्म होगा आसपास में सब नज़र आते रहेंगे। कह रहे आप लोग सोचिएगा और कहिएगा कि ये भी कुछ नेता होता है जी, इनको तो कहीं ना 5 साल में देखवे नहीं किए हैं हम लोग। ऐसा बात होता है। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो सबको याद आता है कि जनता हमारा है, और जब इलेक्शन ख़त्म होता है तब याद पड़ता है कि पैसा हमारा है। समझ में आ रहा है? समझो, अब लोग अभी तो आप लोग वोट नहीं डाल सकते हैं, हम लोग तो डाल सकते हैं, लेकिन हम अब तक डाले नहीं हैं, इसलिए बता रहे हैं। जब इलेक्शन ख़त्म होता है तो नेता लोग सोचते हैं कि पैसा हमारा है, और जब इलेक्शन पास आता है तब सोचते हैं कि जनता हमारा है। इसलिए पढ़ लिख करके कोई ऐसा काम कीजिए कि सबको अच्छा लगे, और नेता चुनिए। सबसे पहला बात कि नेता अगर आपको चुनना है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री, चाहे राष्ट्रपति, कोई भी चुनना है, तो आप उसको जात पात मत देखिए कौन से कास्ट के है कि हमार जात। सबसे बड़ा इसमें होता है जातिवाद, कि हम यादव हैं तो यादवे के वोटे देंगे, चाहे हारे चाहे लूटे चाहे छोड़ देवे। सही बता रहे हैं? कुछ करते हैं, लूटे तो लूटे, लेकिन हम यादवे के वोट देंगे। ऐसा नहीं, जातिवाद बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। जातिवाद अगर चल रहा है तो सोचिए कि बहुत खराब स्थिति है। समझ में आया? क्योंकि देश को आगे लेके चलना है, घर परिवार को नहीं कि अगर हम इनको मालिक बनाएंगे तो अच्छा से लेके चलेंगे। इसलिए पढ़ लिख करके जब वोट डालने का टाइम आए तो उसका कर्म देखिए, आगे के भी और पीछे के भी, कि अभी तक वो लोग क्या किए हैं। हमको बस अपना देश से मतलब है, किसी भी नेता से मतलब नहीं है। जो नेता हमारे लिए अच्छा काम करता है उन्हीं को हम आगे खड़ा रखेंगे। अब वो है कि लगा दीजिए ना उगला एकदम उठका के। समझ में आया? ये नहीं ना है कि हम उनको खड़ा कर दिए, 5 साल तक खूब लूट लिए, फंड आया, रोड बनाना है, नली बनाना है, गली बनाना है, सड़क बनाना है, और सब खाली अपन गली बना रहे हैं, अपन घर उठा रहे हैं, 4 तल्ला बिल्डिंग खरीद लिए, एगो फॉर्चूनर ले लिए हैं। तो बताइए, वैसा नेता चाहिए हम लोग को? बिल्कुल नहीं। वैसा नेता रखिए जो अगर मान करके चलिए कि अगर नली का निर्माण हो रहा है, कौची के नली के निर्माण हो रहा है, तो वो जेसीबी ना लगावे।
जेसीबी का नाम सुने हो, जो घंटों का काम मिनटों में और दिनों का काम घंटों में करता है। जैसे मान के चले अगर जेसीबी लगाते हैं तो एक जेसीबी अगर 1 घंटा काम करेगा तो बहुत सारा काम कर सकता है, ठीक है। और जेसीबी लगाने से फ़ायदा ही होता है कि जिसके पास ये टेंडर मिला है उसको अच्छा मुनाफा हो जाता है, अच्छा खासा पैसा बच जाता है, समझ में आया। और अगर मनरेगा के लिए अप्लाई किया जाए और जो मजदूर होते हैं, जो ऐसे ऐसे मजदूर हैं जो सिर्फ यही काम करते हैं, तो उनके पेट पर लात मारा कि नहीं मारा। वो लोग सिर्फ यही काम करके अपना भरण पोषण कर रहे हैं, आर्थिक क्रिया उनका यही है। और अगर हम उनसे भी ये काम छीन लेते हैं तो बताइए दिक्कत है कि नहीं है। तो इसीलिए आप सबसे पहले अगर आपके गांव में कोई होता है तो सबसे पहले आप उनको जेसीबी अगर लगाते हैं तो उसको मना कीजिए कि आप ये सब टेंडर जो ये सब जो काम है आप उनको दीजिए जो इनके हकदार हैं, ये ना कि जेसीबी लगाएं और ख़त्म कर दिए। तो उन लोग का पेट पर लात मारा कि नहीं मारा, पेट पर लात मारा, तो वैसा बिल्कुल नहीं चाहिए। ताकि हमको घंटों का काम मिनटों में करके क्या करना है, 2 दिन के काम हमको 2 घंटा में कर देता है, तो उससे हमको क्या फ़ायदा हो जाएगा, क्या बेनिफिट हो जाएगा। और अगर हमारा 2 दिन का काम 4 दिन में अगर मजदूर करता है तो उससे हमको अच्छा है, वो मजदूर के कुछ हो रहा है, भरण पोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको रोज़गार मिल रहा है। और जेसीबी लगा देंगे वो अकेले ही सब टांग के बिक देगा बाहर है, वो अच्छा बात है नहीं ना। तो ये सब आप लोग सोचिएगा ज़रूर। अभी तो हम बोले नहीं हैं, ऑब्जेक्शन नहीं डाले हैं, लेकिन हम भी बहुत जल्द डालने वाले हैं। अब देखिए खेल भी समझ में आ गया, जैसे में क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया। क्रिकेट ये सब नहीं कि ग्राउंडवा में खेल रहे हैं, वो सब इंटरनेशनल टाइप के जैसे में हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, आईपीएल हो गया, ये सब कौन सा क्षेत्र में आएगा, तृतीय क्षेत्र में। और बैंकिंग भी हो गया, जो बैंक प्रणाली कुछ होता है, कम्युनिकेशन बैंक, मतलब एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, इस समय जो भी वर्कर काम करते हैं, मैनेजर लोग काम करते हैं, ये सब कौन सा क्षेत्र में जाएंगे, तृतीय क्षेत्र में। उसके बाद शिक्षा, उसके बाद सबसे अहम है नौकरी। सोचिए है नौकरी, याद रहेगा। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में अंतर स्पष्ट मिल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप बताइए कि आलू को रोपना किस क्षेत्र में जाएगा, और आलू का चिप्स बनाना और आलू का चिप्स बना के बेच देना तृतीय क्षेत्र। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक। कोई ऐसा आदमी होता है कि 3 क्षेत्र के काम अकेले ही कर देता है वो, जिससे समझ में आया। गांव देहात में देखिएगा कि उसका खेती भी होता होगा, वो आलू वाले रोप दिया, ठीक है, वो प्राथमिक क्षेत्र में तो काम कर ही लिया, अब उसका दुकान भी है, समोसा ही समोसा के तो कुछ ही है, दुकान है। तो दुकान है तो क्या करेगा, बाफ दिया, चोखा बना दिया, तो कौन सा क्षेत्र में चल गया, समोसा में भर उर भी दिया, कौन सा क्षेत्र में, अब खुद छान के बेचूँ देगा वो। तो बताइए हो गया तृतीय क्षेत्र में। तो 3 क्षेत्र याद रहेगा। अब बताइए समुद्र से पेट्रोल निकालना किस क्षेत्र में जाएगा, और उसके बाद हम कोची करते हैं, इसको फिल्टर करते हैं, मतलब कि कारखाना में जाकर के उसको शुद्ध करते हैं, साफ करते हैं, कौन सा क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में। और उसके बाद बताइए कि अगर हम वही पेट्रोल हो गया, अब बड़ा बड़ा गाड़ी में भर करके आ रहा है, पेट्रोल पंप पर डला रहा है, और यहाँ से इसे निकाला, 20 रुपये के डाल दिया इसे, तो कौन सा क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में। तो सबसे बेसी पैसा किस क्षेत्र में है बाबू बताइए, तृतीय क्षेत्र। जैसे में देखिए ये कोचिंग चल रहा है ना, ये कोचिंग में है, ये कोचिंग कौन सा क्षेत्र में जाएगा, तृतीय क्षेत्र। और यहाँ पे एक शोले मूवी है, ये फिल्म वगैरह बताए थे, यूट्यूब, संचार, बैंकिंग प्रणाली जितना भी है सब कोचिंग में जाएगा, तृतीय क्षेत्र में। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ पे कुछ चार्ट है। चार्ट का मतलब कि जो टोटल चीज़ है ना, वो सब एक एक में बनाया गया है। देखिए सबसे पहला करता है देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना मतलब कि जो भारत के अंदर कैसा अर्थव्यवस्था है। तो पहला कहता है, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। ये हो गया प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र।
समझ में आया? बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला हो गया प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। समझ में आया? उसके बाद देखिए प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, पशुपालन, वन, मछली। ये सब देखिए तो सब प्राकृतिक से निर्भर है कि नहीं है? प्रकृति पर निर्भर है। और उसके बाद देखिए द्वितीयक क्षेत्र में कुछ आता है उद्योग, निर्माण, गैस, कुछ है गैस एवं बिजली। ये सब कौन सा क्षेत्र में आएगा? द्वितीयक। देखिए उद्योग को बांटा गया है 4 क्षेत्र में। कुछ बांटा गया है 4। ये कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, ये बड़े उद्योग। ये जो कुटीर उद्योग है, ये जो घर से आप लोग देखे हैं, जो कुछ कुटीर का मतलब होता है जो हाथ से जो काम किया जाता है, हाथ से। बताइए जो उद्योग जो घर पे किया जाए, आप लोग सूप जहाँ डोम के यहाँ से सूप देखे हो, वो हाथ से बिनता है कि नहीं बिनता है? अगर देखिए अगर वो आप लोग जानते हैं बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है? छठ पूजा। छठ पूजा में माना जाता है कि अगर सूप डोम के यहाँ से अगर आता है तो वही शुद्ध है। हम लोग डोम को अछूत मानते कि ना मानते हैं? आपको अगर बोल दिया जाए कि आप लोग उसके साथ बैठ के खाना खा लीजिए, तब खा लीजिएगा? आप लोग मानसिकता यही है कि नहीं खा पाइएगा, ठीक है? मानसिकता ये है कि नहीं खा पाइएगा। लेकिन जो वो बिनता है कौन चीज़? सूप को जो बिनता है उसी के सूप का महत्व होता है इतना, उसी को शुद्ध माना जाता है। और लघु उद्योग हो गया, जैसे में मान के चलिए कुट्टी काटे वाला मशीन ले लिए, इससे कुछ होता है लघु उद्योग। इसमें हो गया जैसे हम लोग घरे का एक मेला में हमारे हैं अति कुछ आइसक्रीम की फैक्ट्री है, छोटा मोटा है ना, पहले था, अब कहीं है कि नहीं है? अभी भी है। तो बताइए वहाँ भी हो गया ना। तो सब छोटे पैमाने पर जो काम करे, आई बड़े पैमाने पर उद्योग के मतलब कि कारखाना, ये सब हो गया, बड़ा बड़ा उद्योग हो गया। ये समझ में आया? तो चलते हैं हम लोग आगे। अब देखिए राष्ट्रीय अरे बाबू हाँ, देखिए तृतीय क्षेत्र जैसे बैंक हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, व्यापार हो गया, अन्य सेवाएं। देखिए प्राथमिक क्षेत्र का एक उपनाम है कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र का एक उपनाम है उद्योग क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र का एक उपनाम है सेवा क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? सेवा क्षेत्र। तो आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछेगा कि बताइए कृषि क्षेत्र का एक प्रमुख उदाहरण दीजिए। आलू उत्खनन, कोई भी प्रकार का हो गया। उद्योग क्षेत्र का एक प्रमुख उदाहरण पूछेगा सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं? सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र को कहते हैं? तृतीय क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र किस क्षेत्र को कहते हैं? कृषि क्षेत्र किस क्षेत्र को कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। समझ में आया? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ तो राष्ट्रीय आय है, इसको बाद में देखते हैं। अब देखिए हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार, तो प्रकार का मतलब समझ में आता है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार में बांटा गया है। देखिए आज विश्व में निम्न 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। कितना प्रकार की अर्थव्यवस्था है? 3 प्रकार के। पहला और दूसरा तीसरा देखते हैं। पहला हो गया पूंजीवादी। कौन सा हो गया? पूंजीवादी। पहला कौन सा? पूंजीवादी। दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था। उसके बाद होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था? मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए देखिए अब हम लोग देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो इसका हम लोग पहला देखते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। उससे पहले हम लोग ये पढ़ रहे थे थोड़ा सा। देखिए पूंजीवादी पढ़ने से पहले हम लोगों को इसका ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पूंजीवादी छोड़िए, अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार कौन कौन? पूंजीवादी, समाजवादी और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो उसमें देखिए सबसे पहला होता है उत्पादन के कितने कारक होते हैं? 4 कारक। उत्पादन के 4 कारक का मतलब समझिए, आप कोई भी काम कीजिएगा उसमें 4 चीज़ जरूर लगता है। जैसे मैं मान करके चलिए कि हमको एक
दुकान खोलना है। कौन सी खोलना है? दुकान। तो दुकान खोलने के लिए सबसे पहला कार्य कौन सी होना चाहिए? सबसे पहला जरूरत पैसा। सबसे पहला कौन सी? पूंजी। पूंजी मतलब कौन सी? पैसा। कैपिटल। कैपिटल मतलब पैसा होता है, पूंजी होता है। ठीक है। अब देखिए इसमें कहता उत्पादन में लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। उत्पादन में लगाया गया धन, धन का मतलब कौन सी? पैसा। और हम लोग कुछ भी करेंगे तो अगर हम बिजनेस खोलते हैं तो उसमें पैसा लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? उसमें बताइए लगाया गया पूंजी उसमें कौन सी कहलाएगा? उत्पादन के जब 4 कारक पढ़ेंगे तो सबसे पहला कौन सी है? पूंजी है। तो पूंजी में मतलब उत्पादन के 4 कारक, और 4 में सबसे पहला कौन सी? पूंजी। मतलब अगर हम कोई दुकान खोलते हैं तो उसमें सबसे पहला जरूरत कौन सी है? पूंजी के। पूंजी मतलब पैसा के। और उसके बाद देखिए भूमि। हम दुकान को हवा में तो नहीं लटका सकते हैं, लटका सकते हैं? नहीं, उसको धरती पर रखेंगे। धरती हमारा हो या तो किसी और व्यक्ति का हो, उससे हम खरीदे हैं चाहे तो भाड़ा पर लिए हैं। तो दूसरा कुछ हो जाएगा भूमि, मतलब जिस स्थान पर उत्पादन किया जाता हो। अभी भी देखिए अगर कोचिंग खड़ा है तो कहीं ना कहीं धरती पर खड़ा है, ऐसा तो नहीं कि हवा में उड़ रहा है। हवा में उड़ता तब तो कोई किराया ही नहीं लेते हैं, हम लोग कहीं उड़ा के लेके चल जाते हैं कि चलो आज वो गाँव में पढ़ाया जाएगा, और सीढ़ी लगा देते हैं असर लेकिन ऊपर चढ़ाते हैं कि चलो आज पढ़ के घर जाओ। एक दिन की क्लास हमेशा हर गाँव में चलाते हैं। आज ई गाँव में तो कल वो गाँव में, परसों वो गाँव में, एक महीना सब गाँव में चलते हैं। समझ में आया? लेकिन उड़ता नहीं ना है, ये तो जमीन पर रहता है तो भूमि हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे श्रमिक कुछ हो गया। श्रमिक जैसे मान के चले एक मकान बनाना है तो एक मकान के लिए सबसे पहले हमको पैसा चाहिए, उसके बाद भूमि चाहिए, और उसके बाद मजदूर भी तो चाहिए। अगर हमको 10 तला मकान बनाना तो हम अकेले बना लेंगे? उनसे ईंटों लाएंगे, उनसे जोड़बो करेंगे? बताइए कर सकते दोनों चीज़? नहीं ना। तो बताइए उसके लिए भूमि चाहिए, अति श्रमिक चाहिए कि नहीं? श्रमिक चाहिए। श्रमिक का मतलब कौन सी? मजदूर होता है। समझ में आया? उसके बाद चाहिए उद्यमी। उद्यमी का मतलब होता है मालिक। मालिक चाहे वो सरकार उसका मालिक हो या तो कोई एक व्यक्ति हो। समझ में आया? चाहे तो सरकार और मालिक, सरकार और एक आदमी दोनों भी हो सकता है मालिक। ठीक है। तो उत्पादन के कितने कारक? 4 कारक। उत्पादन के कितने कारक? 4 कारक। पहला कौन सी? पूंजी, भूमि, श्रमिक, उद्यमी। समझ में आया? अब देखिए थोड़ा सा इसको चार्ट बाई चार्ट समझा देते हैं। हाँ देखिए यहीं पे देखिए सबसे पहला कौन सी था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उसमें कुछ बताए थे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो जब उत्पादन के सभी कारकों पर, सभी मतलब कितना कारक था? 4। उत्पादन के क्या कारक पढ़ा रहे थे? 4 कारक पढ़ा रहे थे। कितना कारक? 4 कारक। जब उत्पादन के चारों कारकों पर निजी व्यक्ति का अधिकार हो, जैसे में किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो पूरा चीज पर, उत्पादन के कारक 4 कारक, अगर चारों कारक पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है तो उसी को कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समझ में आया? आया कि नहीं है समझ में? अधिकार उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे में इसमें बहुत सारा देश हो जाता है, जैसे मान के चलिए जापान कौन सा चलेगा? जापान में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी। वहाँ कोई चीज़ आपको प्राइवेट अति सरकारी नहीं देखने के लिए मिलेगा। वहाँ सरकारी स्कूल है ये नहीं है, वहाँ जो भी है तो कोई चीज़ है प्राइवेट है। जहाँ जहाँ प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब किसी एक व्यक्ति का है। ये जो कोचिंग है ये सरकारी है नहीं, ये प्राइवेट है, किसी एक व्यक्ति का है। ऐसा मतलब नहीं कि एक व्यक्ति किसी एक ही व्यक्ति, उसमें पार्टनर भी हो सकता है, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 20 व्यक्ति, लेकिन निजी होना चाहिए, प्राइवेट। उसका मालिक लोकल आदमी होना चाहिए, सरकार नहीं। समझ में आया? तो देखिए उसके बाद आता है यूएसए। यूएसए का मतलब कुछ होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मतलब अमेरिका में भी किस प्रकार का अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी। और पूंजीवादी का मतलब क्या होता है? जो हम पूंजीवादी का मतलब कि जिस सब प्राइवेट हो, कोची हो, सब प्राइवेट, सरकारी कुछ भी नहीं। उसके बाद कहता है सिंगापुर। कौन सा पुर? सिंगापुर। तो सिंगापुर में कोची है? वही है। और चीन, ये सब कोची में आता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आते हैं। अब देखिए इसमें विकास तेजी से होता है। बात सही है कि गलत है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विकास तेजी से होगा कि धीरे धीरे होगा? आप सोचिए, मान के चलिए सरकारी स्कूल, एक होता है प्राइवेट स्कूल। तो बताइए प्राइवेट स्कूल में सुविधाएं अच्छी अच्छी मिलती है, पढ़ाई अच्छा अच्छा मिलता है कि सरकारी स्कूल में?
प्राइवेट में मिलता है। प्राइवेट का मतलब कुछ हो गया, वो पूरा के मालिक कौन होगा, कोई एक व्यक्ति होगा, और एक व्यक्ति का मतलब होता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। सोचिए है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो देखिए इसमें विकास तेजी से होता है, इसमें गरीब को ध्यान में न रखकर बाजार को ध्यान में रखा जाता है। इसका मतलब समझिए, अगर हम मान के चले कि बड़ा 5 स्टार होटल खोल देते हैं तो उसमें गरीब वो सोचता है उसका मालिक कि देखो बाबू, अगर बड़ा होटल खोलेंगे हम, बड़ा अगर होटल खोल देते हैं 5 स्टार एकदम, तो वहाँ तो गरीब आ नहीं सकता है। गरीब के कदम पार करने की हिम्मत है उसको, उसका रेट ही इतना ज़्यादा होता है, एक चाय के 300 रुपया। और यहाँ सब क्या सोचता है कि एक 300 रुपये में हम साल 1 महीना चाय पिएंगे, और खाली एक चाय के 300 लेगा, तो बताइए 2 महीना चाय पिएंगे, तो बताइए कभी हो सकता है गरीब जा सकता है उनके घर दुकान में। इसलिए जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है गरीबों को नज़र में ना रख करके किसको नज़र में रखता है, बाजार को देखता है कि हमको पसंद करेगा कि नहीं करेगा, बाजार में चलेगा कि नहीं चलेगा। समझ में आया? तो देखिए जिससे में देखिए उत्पादन के क्या कारक बताए थे, 4। पहला कौची हो गया, देखिए तो पैसा दिख रहा है, ये पूंजी हो गया। दूसरा कौची होता है, भूमि, देखिए कौची है, भूमि न है। और तीसरा कौची है, लेबर, देखो ये घूम रहा है यहाँ पे। ना पढ़ेगा तो यही करना पड़ेगा बाबू, देख रहा है ना, नहीं पढ़िएगा तो यही करना पड़ेगा, इसलिए कहते हैं मन लगा के पढ़ित रहिए। अब उसके बाद कौची होता है, मालिक, देखो मालिक कितना खुश है कि नहीं है मालिक खुश, कि मालिक है तब ना खुश है जी। अब मालिक नहीं है ये तो खुश है, ही देखिए तो है बेचारा इसे धो रहा है ना पीठ पर, ये तो देखिए मालिक है तो अपन ऐसे करके खुश हो एकदम, पूरा कर रहा है, एकदम मौज में है एकदम। यहाँ तक समझ में आ गया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कोई दिक्कत होगा? चलिए तो अब हम लोग चलते हैं आगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाद आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बिल्कुल उल्टा है। वहाँ सब प्राइवेट था, यहाँ सब सरकारी है। चलो, गरीब अमीर आंधा लांगड़, मतलब कि अंधरा लंगड़ा सब भी इसके लिए है। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर यहाँ जा सकता है। तो बताइए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से कोची है, सीधे उल्टा है। वो उस पूरा प्राइवेट था और ये पूरा कोची है, सरकारी है। जिसमें देखिए जब उत्पादन के चारों कारकों पर सरकार का अधिकार हो, तो बताइए उत्पादन के 6 कारक, 4 कारक, कौची कौची, पूंजी, भूमि, श्रमिक, मालिक। तो बताइए उत्पादन के 1 कारक, 2 कारक, 3 कारक, 4 कारक, और चारों पर किसका अधिकार हो, सरकार के। किसका अधिकार हो, सरकार के। तो बताइए वो कौची हो जाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। कौन सा अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था। जैसे में देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। जितना भी इसमें है, जैसे में सरकारी स्कूल हो गया, कुछ हो गया, सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल। अब यहाँ पे देखिए सरकारी बैंक हो गया, बैंक भी प्राइवेट होता है ना, सही बात है। RBI कौची है, उसका तो बात मत। SBI प्राइवेट है कि सरकारी है, सब कौची है, समझ में आया? यहाँ तक कुछ सब सरकारी है। जैसे में देखिए एग्जाम्पल में देखिए, उदाहरण में सोवियत संघ, उसके बाद होता है वियतनाम, क्यूबा, उत्तरी कोरिया। यहाँ पे कोई चीज़ आपको प्राइवेट नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सरकारी चीज़ मिलेगा। वहाँ कोई चीज़ प्राइवेट नहीं है। वहाँ प्राइवेट होगा लेकिन बहुत ही कम के मात्रा में होगा। बोलिए बोलिए। नेशनल है, ये प्राइवेट है। हमको भरोसा था SBI पर, वो टूट गया। चलो देखिए कुछ और है, जाओगे पैसा निकलेगा, बात खत्म है। देखिए उत्पादन के 4 कारक पर किसका अधिकार होना चाहिए, सरकार के। जब सरकार का अधिकार होगा तो कौन सा अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कुछ कौन वाला, सरकार के है तो कुछ होगा, समाजवादी। और जब प्राइवेट रहेगा तो पूंजीवादी। जब उत्पादन के चारों कारकों पर हमारा अधिकार है, किसका अधिकार है, मेरा अधिकार है, तो कौन सा अर्थव्यवस्था होगा, पूंजीवादी। और उस सरकार के
अधिकार है? समाजवादी। समाजवादी। समझ में आया? कोई दिक्कत है? समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए, एग्जाम्पल हमेशा याद रखिएगा, वो एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पूछ देगा कि क्यूबा में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू है। क्यूबा में ऑब्जेक्टिव एकदम 100% निकलता है कि क्यूबा में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू है। तो बताइए कौन सा होगा? समाजवादी। सोवियत संघ में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था है? समाजवादी। यूएसए में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी। कौन सी है? पूंजीवादी। अब देखिए, अब आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो हमारे भारत में है और पाकिस्तान में है और श्रीलंका में है। चलिए, पूंजी देखिए, मिश्रित का मतलब होता है मिश्रण, मतलब दोनों चीज़ मिलाएंगे तब होगा। समझ में आया? कौची किएंगे? पूंजीवादी और समाजवादी। देखिए, पूंजीवादी प्लस समाजवादी, दोनों के कौची करेंगे? जोड़ेंगे, तब हमारा कौन सा निकलेगा? क्या हुआ जी? देखिए, अगर हम पूंजीवादी और समाजवादी को मिलाते हैं तब कौन सा अर्थव्यवस्था बनता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जहाँ पे सरकार का भी अधिकार होगा और निजी व्यक्ति का भी कुछ होगा, अधिकार होगा। कोई ना तो उस देश में केवल प्राइवेट चीज़ होगा और ना ही तो उस देश में केवल सरकारी चीज़ होगा। प्राइवेट भी हो सकता है, सरकारी भी। जैसे में सरकारी हॉस्पिटल होता है तो प्राइवेट भी हॉस्पिटल है, सरकारी बैंक है तो प्राइवेट बैंक भी है। प्राइवेट बैंक का मतलब कैसे, मतलब ना सुने हो कि हर मोड़वा पर आधार कार्ड से पैसा निकाल देंगे। लावा ना, कितना निकाल लावा, कहता कि नहीं कहता है? जिसमें देखिए, जब उत्पादन के चारों कारकों पर निजी तथा सार्वजनिक, निजी का मतलब होता है पर्सनल व्यक्ति, मतलब किसी एक व्यक्ति का अधिकार और सरकार का भी अधिकार हो, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझ में आया? तो बताइए, मिश्रित अर्थव्यवस्था सबसे अच्छा है, सरकार भी एकरा में इन्वॉल्व है और कौन है बताइए? निजी व्यक्ति भी। जैसे मान के चलिए कि हवाई जहाज का अड्डा, हवाई अड्डा किसका रहता है? जमीन ले देता है सरकार और उस पर प्राइवेट कंपनियां कुछ करती है, देख रेख उसका करता है, कुछ करता है, देख रेख करता है। जैसे प्राइवेट कॉलेज हो गया, कुछ हो गया प्राइवेट कॉलेज, उसमें देखिए वो जो कॉलेज बनाता है वो तो रहता है प्राइवेट व्यक्ति का है, लेकिन उसका जो डिग्री का मान्यता है वो सरकार के तरफ से है। किसके तरफ से है? सरकार के तरफ से। तो बताइए, अब देखिए इसमें कौन कौन सा देश आता है? पहला हो गया हमारा भारत। तो भारत में आप लोग देखे होंगे कि सरकारी हॉस्पिटल भी मिल जाएगा, प्राइवेट भी मिल जाएगा, सरकारी कोचिंग तो नहीं मिलेगा, सरकारी स्कूल भी मिलेगा, प्राइवेट स्कूल भी मिलेगा, सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल भी मिल जाता है। बड़ी मानी चीज़ है जो सरकारी या प्राइवेट दोनों हो सकता है, होता है कि नहीं होता है? अब देखिए, ये चीज़ किसमें है? पाकिस्तान भैया में भी है, इसमें है पाकिस्तान। और उसके बाद कहाँ है? श्रीलंका। कहाँ? श्रीलंका। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन कौन से देश शामिल हैं? पहला बताइए। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका। भारत की राजधानी कहाँ है? हाँ, का तो भारत की राजधानी श्रीलंका, भारत की राजधानी है नई दिल्ली, पाकिस्तान के है इस्लामाबाद और श्रीलंका के है श्री जयवर्धनपुरम। इसका बड़ी मानी राजधानी है जी, बड़ी बदलित रहता है अपन राजधानी। श्रीलंका का कोई कहनामे नहीं है, सब बदलता है, वो बदल रहा है। तो देखिए, उत्पादन के चारों कारक कैसे बढ़ियाल है, इसमें सरकार भी होगा, निजी भी, सरकार भी निजी भी, और तो दोनों हो ही सकता है और नहीं होगा। अगर मान के चले कि उत्पादन के चारों कारकों पर अगर हमारा अधिकार है तो कौन सा अर्थव्यवस्था होगा? जब उत्पादन के चारों कारकों पर मेरा पूंजीवादी, जब सरकार के होगा तो और जब सरकार और निजी दोनों का होगा तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ तो कोई दिक्कत है? समझ में आया? अब हम लोग चलते हैं आगे।
सतत विकास क्या है? चलिए अब हम लोग देखेंगे सतत विकास। सतत विकास का मतलब क्या होता है? सतत विकास का मतलब होता है वैसा विकास जो जारी रह सके, रुकने का नाम ना ले। जैसे में कोई क्रिकेटर खेले लगता है तो कैसे कहता है कि अभी नहीं रुकेगा, कुछ करता है अभी नहीं रुकेगा, अभी लगता है कि 200-300 रन मार ही के आउट होगा। उसी को कहते हैं सतत विकास, जो रुकने का नाम ना ले, और जो रुक जाए उसे सतत विकास नहीं कहेंगे। जैसे हम सवेरे चप्पल लिए शाम के टूट गया, सवेरे चप्पल लिए शाम के टूट गया, वो सतत विकास है? बताइए। सवेरे घड़ी लिए शाम को फूट गया, वो सतत विकास है? नहीं। हम घड़ी लिए 2-3 साल 4 साल 5 साल तक पहनित रह गए, उसको कहते हैं कौन चीज? सतत विकास। समझ में आया? जैसे में देखिए उत्तर, ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रहे सके, सतत विकास कहते हैं। जैसे में कुछ होता है, तुम अभी किया है, बेसी बोलो मत हमारा पास, ठीक ना? शांति से बैठो एकदम। चलो देखो बताओ कि सतत विकास का मतलब क्या? ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ रह सके। टिकाऊ का मतलब सबसे ज़्यादा पुल ढहता है तो कहाँ में? बिहार में। कहाँ में? बिहार में। ना सुना है कि सुबह बना है और शाम को ढह गया, मतलब आज बना, आज साल भर के बाद कुछ हो गया, ढह गया, तो उससे कभी भी विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ऐसे ऐसे पुल देखिए, हावड़ा ब्रिज कौन कौन देखा है? हावड़ा ब्रिज अंग्रेज के बनावल है, वो अभी तक टूटा है जी, बिना पिलर के खड़ा है कि नहीं है? उसको कहते हैं सतत विकास। ताजमहल, ताजमहल है ना, ताजमहल का अभी तो कुछ हुआ है, उसको कहते हैं सतत विकास। लाल किला, कुतुब मीनार, वो सब जो है वो सबको कहते हैं सतत विकास, जो अभी तक चल रहा है। हाँ, द गेट ऑफ इंडिया है कि नहीं है? वो सबका सतत विकास। आ यहाँ सब क्या करता है कि आज बनाया और साल भर के बाद देखें तो 2 पाया गिर गया, साथ में 2 ट्रकों अंदर घुसल है, मुझे कह रहा है कि निकालो हमारे बाहर, बाहर निकालो, कुछ कह रहा है सब अंदर होता है कि नहीं होता है? वैसे के सतत विकास कहेंगे। सतत विकास का मतलब जो टिकाऊ रह सके, कौची रह सके? टिकाऊ। तो यहाँ के जो मैनेजर होता है, इंजीनियरिंग जो होता है, सबके अलग दिमाग है। जो अच्छा पढ़े वाला होता है उस सबके बाहर बोला लेता है, और जो खराब पढ़े वाला तो उसको जो है छोड़ देता है। और खराब करने पढ़ल कर अपना आपके बहुत समझता है कि हम अपना आपके बहुत सोची हैं, पढ़ल लिखल है, और ये सबके दे देता है टेंडर कि लो बाबू पुल बनाओ। पुल बना देता है लड़कों वाला, खेले वाला, कि लाती दो नीचे। बचपन में क्या करते थे कि वो गड्ढा कर देते थे, कौची कर देते हैं, वो इतना बड़ा गहिरा करके एकरा पर लकड़ी बिछा देते थे, कौची लकड़ी, ऊपर से कौची दे देते हैं, मट्टी दे देते हैं। ये पुल हो गया हमने के, कुछ हो गया पुल। एकरा पर पैर डालो अंदर, पैर डालेंगे तो कहाँ? अंदर। उसी प्रकार के अब के जो है सब इंजीनियर बच रहा है। यहाँ पर हमने पैर देते थे, वहाँ पर अपनी ट्रक चलाता है। बहुत केस हुआ है पटना में, उन्हें उत्तरी बिहार के तरफ इतना पुल ढहता है कि समझ में आया कि बनते बनते ढह गया, उस पर भी कुछ चला नहीं है, लेकिन बनते बनते कुछ हो गया, ढह गया। तो बताइए उस सबके सतत विकास कहेंगे कभी भी? सतत विकास का शाब्दिक अर्थ ही होता है जो कुछ रह सके, विकास जारी रह सके, और प्लस में क्या रहे? टिकाऊ बना रहे। कुछ बना रहेगा? टिकाऊ। अगर टिकाऊ नहीं बना रहेगा तो उसको सतत विकास बिल्कुल नहीं कहेंगे। समझ में आया? यहाँ तो कोई दिक्कत है? जैसे में देखिए सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी को भी देखा जाता है। जैसे में सोचिए, अगर हम कोई मकान बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मकान बना रहे हैं। चलिए देखिए अब हम लोग चलते हैं मकान बनाने। देखिए जैसे में हम लोग को मकान बनाए, कुछ बना दिए, यहाँ पर ये गेट हो गया, और यहाँ पर ऐसे बनता ना जी। चलो यहाँ पर खिड़की हो गया। हम लोग मकान बनाए, हमर सोच है ना कि हम जब तक जिएंगे, जब तक चल जाए बहुत है। मतलब कोची कि अब अगर मान के चले कि हम 50 साल 30 साल के हो गए हैं, अगर 40 साल और चल जाएगा ये मकान, हमार जिंदा रहे तक चल जाएगा, तब बहुत है। इसको सतत विकास नहीं कहेंगे। सतत विकास उसे कहेंगे कि अगर हम मकान बनाए हैं ना, तो हमार लैकन फैकन मतलब बाल बच्चा बुतरू वो सब होता है ना, वो सब भी रह लेवे, और वो सब के जो बुतरू होवे वो सब रह जाए, उसके बाद तनी मानी हिल डोल करे तब ठीक है।
आई ना कि हम बनाए हम एगो लैकन हुआ वो टूट गया मकनिया, फिर दूसरा फिर से बनाओ, उसको कहेंगे सतत विकास? बिल्कुल नहीं कहेंगे सतत विकास। यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है तो बताइए यहाँ तक। ए हीरो, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? तो चलिए आज का जो क्लास रहेगा वो यहीं तक रहेगा, और कल से जो हमारा स्टार्ट होगा नया टॉपिक होगा। जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन था, मतलब जो पीछे का क्वेश्चन था, वो हम सब लोग कुछ कर लिए, डील कर लिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।